नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12 भूगोल 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल, और यह हल जो हो रहा है वह दीर्घ उत्तरी से संदर्भित है और दीर्घ उत्तरी का यह लेक्चर 5वां जो ज्योग्राफी से संबंधित अंतिम क्लास होगा। तो चलिए क्लास शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है कि डेयरी उद्योग के विकास में यातायात के साधनों और प्रशीतकों का विशेष योगदान है, व्याख्या कीजिए। डेयरी उद्योग है क्या? तो स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे कि डेयरी उद्योग दूध को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि क्रांतियां आई और दूध को कैसे बढ़ाया जाए और पशुओं के नस्लों में सुधार करने की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, यह देखिए लिखने के तरीकों का यहाँ वर्णन करते हुए जो आपको लिखना है, और यह इस रूप में कैसे हम इसको लिखते हैं। डेयरी उद्योग के विकास में यातायात के साधनों और प्रशीतकों का विशेष योगदान है, व्याख्या कीजिए। डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं का वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। यहाँ इसके विकास के लिए किस विधि का? वैज्ञानिक विधि का से पालन किया जाता है। दूध और दुग्ध उत्पादन जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं। दूध और दुग्ध उत्पादन क्या है? जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं, अतः समय पर इन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। जो विकसित यातायात के साधनों प्रशीतकों का उपयोग करके वह पाश्चरीकरण करके की प्रक्रिया द्वारा संविधाओं के प्रचलन के बाद ही इसका विकास तेजी से हुआ है। अब समझिए कि डेयरी कृषि जो है दुधारू पशुओं के वैज्ञानिक विधि से इसे विकसित करने का, बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसका मूल कारण कि दूध उत्पादन या दूध उत्पाद एक ऐसा है कि यह अगर हम इसे व्यवस्थित ढंग से न पहुंचाए तो यह जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी इसमें दिक्कतें आ जाती, बिगड़ जाते हैं। अतः समय पर इन्हें अगर जल्दी न पहुंचाया जाए, अगर समय ज्यादा लग जाएगा तो दूध खराब हो सकते हैं। अब इन्हें हम कैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं? तो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? यातायात को डेवलप करने का। तो यहां विकसित यातायात डेवलप करने और उन्हें सुविधा के संचालन के लिए उसका प्रशीतकों का उपयोग करके पाश्चरीकरण की क्रियाओं की सुविधाओं को करने की जब विधि अपनाई जाएगी तभी ही दूध उत्पादन का तेजी से विकास हो सकता है। डेयरी उत्पाद तथा ट्रक कृषि के उत्पाद जैसे सब्जियां, फल, फूल शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं। दूध के साथ साथ यहां बताया जा रहा है कि सब्जियां, फल और फूल शीघ्र से क्या होते हैं? नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। अतः इन्हें शीघ्रता से मांग वाले क्षेत्रों में पहुंचाना आवश्यक है। भाई जो जल्दी नष्ट हो जाएगा, अगर उसे जल्दी से जल्दी उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो उसमें नुकसान हो सकता है, नुकसान हो जाएगा। अब यहां पहुंचा तो इसके लिए उपभोक्ता तक जल्दी से पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए दूध और दुग्ध उत्पाद, सब्जियों तथा फलों को शहरों में पहुंचाने के लिए तीव्र गति से चलने वाले यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह उपभोक्ता तक जल्दी से पहुंच सके।
इन वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए कई देशों में ट्रकों का उपयोग किसका किया जाता है? ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि डेयरी उद्योग के विकास में यातायात के साधनों और प्रशीतकों का विशेष योगदान होता है। प्रशीतन की सुविधा इन शीघ्र होने वाले वस्तुओं को वातावरणीय संरक्षण प्रदान करती है। प्रशीतक क्या है? यह नष्ट होने वाली वस्तुएं जो हैं वह वातावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए, उसे वातावरण के अनुकूल बना रहे बस उत्पादक, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। अगला प्रश्न है द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में क्या करना है? अंतर बताना है। द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप कौन है? द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक उद्योगों के कच्चे माल। तो प्राथमिक उद्योग में कौन आएंगे? कच्चे माल आते हैं। कच्चा माल जमा होने के बाद प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति के संसाधन के वो कच्चे माल आते हैं, जो अभी जिनका निर्माण नहीं किया गया है या जिन्हें अभी विनिर्मित नहीं किया गया है। कच्चे माल जमा होने के बाद द्वितीयक उद्योग, जो कच्चा माल होता है उसी को द्वितीयक उद्योग चित्र में प्रवेश करते हैं। जब हम कच्चे माल को अपने प्राप्त करते हैं, प्रकृति के संसाधनों को प्राप्त करते हैं, उन संसाधनों को जब उसे हम विनिर्मित करते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसे हम विनिर्मित करते हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे? द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। निर्माण और विनिर्माण उद्योग मुख्य रूप से द्वितीयक उद्योग में शामिल हैं। निर्माण और विनिर्माण मुख्य रूप से किस में आते हैं? द्वितीयक उद्योग में शामिल हैं। जैसे कच्चे माल का तैयार वस्तुओं में परिवर्तन, कच्चा माल है, उस कच्चे माल को जब तैयार किया जाएगा तो वह द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बनता है। उदाहरण के लिए यहां दिया गया, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टील का प्रयोग किया जाता है। और वस्त्रों का उपयोग बनाने के लिए है, वस्त्रों का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यह सब देखिए द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत। जैसे लकड़ी है तो उसको हमने क्या बना दिया? फर्नीचर। स्टील है तो मोबाइल बनाया, द्वितीयक। कपड़े हैं तो क्या बना दिया गया? वस्त्र विनिर्माण किया गया। आम जनता के लिए विपणन किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के लिए माध्यमिक उद्योग अक्सर उत्पाद संयंत्रों में बड़े पैमाने पर मशीनरी का उपयोग करते हैं। उत्पादों के निर्माण के लिए आमतौर से आजकल क्या किया जा रहा है? बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? मशीनों आदि का उपयोग करते हैं। यहां तक कि मानव शक्ति को खुदरा विक्रेताओं और अन्य स्थानों पर वितरण के लिए इन वस्तुओं को पैकेज करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। यहां कह रहा है कि भाई आम जनता तक उत्पादों के निर्माण के लिए माध्यमिक उद्योग अक्सर जो मध्यम दर्जे कुटीर उद्योग बड़े बड़े संयंत्रों में उनका प्रयोग किया जाता है। और यहां तक कि मानव अपनी शक्ति को खुदरा विक्रेताओं और अन्य स्थानों पर वितरण के लिए इन वस्तुओं को किस रूप में देता है? पैकेज बना बना करके छोटे छोटे में उत्पादक उपभोक्ता तक पहुंचाता है। इनमें से अधिकांश व्यवसाय बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करते थे।
या जो निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मिलाने के लिए उसका जब निर्माण करते तो इससे बहुत सी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरण कठिनाइयां और प्रदूषण हो सकता है। द्वितीयक उद्योगों के दो वर्गों में बांटा गया है। अब यहां देखिए, जब हम किसी कच्चे माल को विनिर्मित करते हैं तब उनके निर्माण में हम अक्सर निर्माण करते अपशिष्ट पदार्थें मिलती हैं। अब यह अपशिष्ट पदार्थ जो उनसे निकलते हैं निर्माण के द्वारा, विनिर्माण के तहत, उन अवशिष्ट पदार्थों से ही हमारे वातावरण का, हमारे कहा जाए पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जिससे प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। यही यहां लिखा है। अब द्वितीय उद्योग को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला भारी उद्योग और दूसरा प्रकाश उद्योग। भारी उद्योग का अर्थ है बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए अक्सर उपकरण और मशीनरी में महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। भारी उद्योग बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए क्या करते हैं? अक्सर उपकरण और मशीनरी में महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की जाती है। भारी वस्तुएं भारी उद्योग की विशेषताओं में से हैं। यह एक विशाल और विविध बाजार को पूरा करता है, जिससे विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं। क्लियर हो गया? तो यहां क्या करा, बड़े पैमाने निर्माण के लिए अक्सर हम किसका प्रयोग करते हैं? उपकरण और मशीनरी का। और अगर उपकरण और मशीनरी बड़े बड़े लगाएंगे तो वहां क्या निवेश होगा? पूंजी की आवश्यकता होती है। तो भारी वस्तुएं भारी उद्योग की विशेषताओं में से है। यह एक विशाल और विविध बाजार को पूरा करता है, जिससे विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र शामिल होते हैं। यह उद्योग मुख्य रूप से निर्माण, परिवहन और विनिर्माण उद्यमों से बना है। इस भारी उद्योग में जहाज, पेट्रोलियम प्रसंस्करण, मशीनरी उत्पादन सबसे आम कार्यों में से है। अगला है प्रकाश उद्योग। प्रकाश उद्योग को आमतौर पर अपेक्षाकृत कम मात्रा में कच्चे माल, कम बिजली, छोटे क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हल्के उद्योगों में उत्पादित वस्तुएं न्यूनतम होती हैं और उनका परिवहन करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकाश उद्योग में जैसे कहा जाए घर, व्यक्तिगत उत्पाद, भोजन, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान सबसे आम परिचालनों में से एक है। तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग उपभोक्ताओं को द्वितीयक उद्योग, जो द्वितीयक उद्योग में अभी आपने देखा, द्वितीयक उद्योग के उत्पादों का विपणन करते हैं। द्वितीयक उद्योगों के उत्पादों का ये क्या करते हैं? विपणन करते हैं। और वे आमतौर पर उत्पादन बनाने में नहीं, बल्कि आम जनता और अन्य उद्योगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तृतीयक क्षेत्रों में वो क्या की जाती है? सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब इसको सेवाएं प्रदान करने में, अब जो भी लोग सेवाओं के प्रदान करने में शामिल हैं वो तृतीयक में आएंगे। अब जैसे विभिन्न प्रकृति की सेवाओं का निर्माण, जैसे कहा जाए अनुभव करते हैं, चर्चा करते हैं, तृतीयक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या होगा? आपका अनुभव, चर्चा आदि शामिल है। तृतीयक क्षेत्र को भी यहां देखिए दो श्रेणियों में बांटा गया। कितने में? तृतीयक को भी यहां दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले समूह में ऐसे व्यवसाय होते हैं जो पैसा बनाने में लगे होते हैं, जैसे कि वित्तीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में कौन होते हैं? एक ऐसा समूह होता है जो केवल पैसे बनाने का काम करते हैं, इन्हें कहा जाता है वित्तीय क्षेत्र। दूसरे समूह में गैर लाभकारी क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र के उद्योग में निवेश, वित्त, बीमा, बैंकिंग, थोक, खुदरा, परिवहन सेवाएं, पुनर्विक्रय व्यापार, पेशेवर, कानूनी, होटल, व्यक्तिगत सेवाएं,
पर्यटन, रेस्तरां, मरम्मत और रख रखाव सेवाएं, पुलिस, सुरक्षा, रक्षा सेवाएं, प्रशासनिक परामर्श, मनोरंजन, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि शामिल हैं। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहले क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या कहा कि जो प्रकृति के संसाधन है, मूल रूप में है, जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, वह प्राथमिक है। कच्चे मालों को निर्माण करके जब उसे हम विनिर्मित करते हैं तो द्वितीयक। अब द्वितीयक में जो हम सेवाएं प्रदान करते हैं, उस वह किस में आएगा? तृतीयक में। और तृतीयक में यहां बताया कि अनुभव चर्चा, जहां जैसे देखा जाए अनुभव चर्चा में के अंतर्गत तृतीयक को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जो एक पैसे बनाने में है जैसे वित्तीय क्षेत्र, दूसरे जो गैर लाभकारी क्षेत्र शामिल है, सार्वजनिक शिक्षा, सेवाएं आदि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र, यहां देखिए लिख दिया गया द्वितीय क्षेत्र और तृतीय। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? विनिर्माण उद्योग शामिल हो जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। द्वितीय क्षेत्र अपनी उपयोगिता बढ़ाकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है। द्वितीय का मतलब क्या है? एक वस्तु जो मूल रूप में, उसे हम द्वितीय रूप प्रदान करके उपभोक्ता के लायक बनाते हैं, तो वह क्षेत्र किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हैं करके प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों की मदद करते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवाएं प्रदान करता है जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों की मदद करता है। द्वितीयक उद्योग अधिक संगठित हैं और अधिक कुशल उत्पादन प्रक्रिया को नियोजित करते हैं। और तृतीय क्षेत्र सुव्यवस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पूरा करने के लिए परिष्कृत रसद प्रणालियों का उपयोग करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं। विशाल व्यवसाय, निर्माण इकाइयां, छोटे पैमाने के व्यवसाय, बड़े निगम और बहुराष्ट्रीय उद्यम सभी यह द्वितीयक का हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वित्त, व्यापार, प्रशासन आदि शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत आदि शामिल किए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखिए। लास्ट है कि चूंकि इस क्षेत्र में रोजगार के लिए विशेष योग्यताएं की आवश्यकता होती है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र में रोजगार दर स्थिर है। इस क्षेत्र को रोजगार हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। जिस रोजगार यहां कह रहा कि रोजगार योग्यताएं आवश्यकता हैं जिसके निर्माण करते हैं योग्यताओं के आधार पर, और इससे हमें क्या मिल रहा है? रोजगार का जो हिस्सा है लोग उसे प्राप्त कर रहे हैं। करने का मतलब रोजगार हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन कीजिए। विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। रेलों का विश्व वितरण विश्व भर में लगभग अगर देखा जाए तो 13,70,782 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। कितना है? 13,70,782 किलोमीटर क्या है? लंबा रेल मार्ग है। यूरोप विश्व का सघनतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप है। सबसे सघनतम घनी रेल वाला अगर कहा जाए महाद्वीप कोई है तो वह कौन सा है? यूरोप विश्व के अंतर्गत। इस महाद्वीप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का जाल है। कितना? 4,40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। बेल्जियम में रेल घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स,
मिलान, बर्लिन, वार्सा यूरोप के महत्वपूर्ण जंक्शन हैं। यूरोप का यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यूरोप का कौन सा यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। संसार के सभी प्रदेश, देश और महाद्वीप रेल मार्ग और सड़क मार्ग अपना महत्व खोते जा रहे हैं। रेल मार्ग और सड़क मार्ग अपना महत्व खोते जा रहे हैं। विश्व में रेल मार्ग के वितरण में असमानता पाई जाती है। अगर देखा जाए तो विश्व के अंतर्गत रेल मार्गों में काफी असमानता दिखाई पड़ती है, अंतर पाया जाता है। पश्चिम यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एवं यूरोपीय रूस में इनका घना जाल है। इन सब क्षेत्रों में सघन रेल पाए जाते हैं, घना बसा हुआ रेल मार्ग है। यहाँ के 3 रेल मार्ग प्रमुख हैं। पहला दक्षिण ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। पहला कौन सा है? दक्षिण ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजिल्स को जोड़ता है। यह रेल मार्ग कहां? पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजिल्स को जोड़ता है। अल्बुकर्क से इनकी एक शाखा न्यू ऑरलियंस को जाती है। इस मार्ग से मुख्यतः कच्चा माल एवं अनाज पूर्व के औद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाता है। दूसरा है मध्य कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क को जोड़ता है। यह मार्ग साल्ट लेक, शिकागो, फिलाडेल्फिया एवं पीस मार्ग से होकर गुजरता है। तीसरा उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह रेल मार्ग इस देश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। पश्चिम में सिएटल नगर और पूर्व में न्यूयॉर्क को है। मिनियापोलिस, सेंट पॉल, डुलुथ एवं शिकागो नगरों को लकड़ी, फल, मांस, अनाज, मछली, मशीनें, लोहा, इस्पात आदि का आवागमन इस मार्ग से होता है। इसी मार्ग से इसका आवागमन आना जाना होता है। कनाडा। इस देश में कुल रेल मार्ग की लंबाई 48,000 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ 2 रेल मार्ग प्रमुख हैं। पहला है क्यूबेक हैलिफैक्स, दूसरा हैलिफैक्स। यहाँ 48,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग है और 2 प्रमुख रेल मार्ग हैं। कौन कौन से? क्यूबेक और हैलिफैक्स। रूस। यह विश्व के रेल मार्गों की कुल लंबाई का 11% भाग मिलता है। विश्व के रेल मार्गों को अगर देखा जाए लंबाई का, तो 11% भाग कहां मिलता है? रूस में मिलता है। मास्को रेल मार्ग का मास्को जो है यहां के रेल मार्ग का प्रमुख केंद्र है। यूरोपियन रूस में रेलों का जाल सघन है, जबकि साइबेरियन के क्षेत्र में मात्र 1 रेल मार्ग है। यूरोपियन रूस में रेल का जाल सघन है, लेकिन जब साइबेरियन क्षेत्रों को हम देखेंगे तो वहां केवल 1 रेल मार्ग है जो प्रशांत तट तक जाता है। यहां 4 रेल मार्ग प्रमुख हैं। पहला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेनिनग्राड व्हाइट सी रेल मार्ग, ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग, नोवोसिबिर्स्क रेल मार्ग। यह यहाँ 4 प्रमुख रेल मार्ग हैं। यूरोप के प्राय सभी देशों में रेल मार्गों का घना जाल मिलता है। साथ ही सभी देश एक दूसरे से रेल मार्गों से जुड़े हैं। यूरोप के प्रमुख रेल मार्ग निम्नलिखित हैं। पहला लंदन मास्को रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पेरिस, वान, बर्लिन,
वारसा होते हुए जाता है। दूसरा, लंदन बुखारेस्ट रेल मार्ग, यह रेल मार्ग लंदन, साउथपैम्पटन, होबर, पेरिस, वियना, बुडापेस्ट होकर जाता है। तीसरा है पेरिस कीप रेल मार्ग, यह रेल मार्ग भी पेरिस से लेकर के क्रेकाओ होकर कीव तक जाता है। तो यहां देखा जाए तो यूरोप के प्रमुख रेल मार्गों में हमने क्या देखा, लंदन मॉस्को रेल मार्ग, लंदन बुखारेस्ट रेल मार्ग, पेरिस कीव रेल मार्ग। यहां आगे स्टॉकहोम मिलान रेल मार्ग, स्टॉकहोम मिलान रेल मार्ग, यह रेल मार्ग स्वीडन से हैम्बर्ग एवं वान होकर इटली के मिलान नगर तक जाता है। वारसा मेड्रिड रेल मार्ग, यह रेल मार्ग पोलैंड की राजधानी वारसा को स्पेन के मेड्रिड से जोड़ता है। एम्स्टर्डम मिलान रेल मार्ग, यह रेल मार्ग नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को इटली से जोड़ता है। एसेन, कोलोन, वान, स्ट्रासबर्ग इस मार्ग के प्रमुख नगर हैं। वियना को ट्यूब रेल विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी रेल? ट्यूब रेल। वियना की ट्यूब रेल विश्व प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग हैं, जिसका 25% क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिसका 25% क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। न्यूजीलैंड में रेल मार्गों का निर्माण उत्तर पूर्वी द्वीप के कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में 2 प्रदेशों में रेल मार्ग घने हैं। इनमें एक अर्जेंटीना के पंपास, ब्राजील का कहवा उत्पादक प्रदेश, दूसरा तटीय खनन केंद्र के निकट का क्षेत्र है। यह एक परामहाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह कैसा है? परामहाद्वीपीय, जो उस प्लाटा को वालपैराइजो से जोड़ता है। कहां से? परामहाद्वीपीय रेल मार्ग जो उस प्लाटा को वालपैराइजो से जोड़ता है। एशिया महाद्वीप के जापान, चीन और भारत के सघन बसे क्षेत्र में रेल मार्ग का अधिक घनत्व पाया जाता है। कहाँ? जापान, चीन, भारत के सघन बसे क्षेत्रों में रेल मार्ग का घनत्व जो है काफी पाया जाता है। मरुस्थल, पर्वत और पठारी क्षेत्रों में रेल मार्ग का देखा जाए तो विकास कम हुआ है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे मार्ग होते हैं जो महाद्वीप के दोनों छोरों को परस्पर जोड़ देते हैं। यहां देखिए, पार महाद्वीपी क्या है? पार महाद्वीपी किसे कहें? जहां महाद्वीप के दोनों छोरों को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं या जोड़ देते हैं। इनका निर्माण आर्थिक विकास तथा राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने और लंबी यात्राओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पार साइबेरियन रेल मार्ग 1905 ईस्वी में निर्मित यह विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सर्वाधिक रेल मार्ग पार साइबेरियन 1905 में इसका निर्माण किया गया था, जो 9,322 किलोमीटर लंबा है और को प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। यह ढूरा रेल मार्ग साइबेरियन के संसाधनों के प्रयोग निर्मित किया गया था। वनोत्पादक खनिज एवं पशुओं से संबंधित उत्पाद यहाँ प्रमुख है। साइबेरिया के सभी बड़े नगर इस रेल मार्ग पर स्थित हैं। वर्तमान समय में इसका विस्तार लेनिनग्राड तक हो गया है। ओमस्क से पूर्व में चीता जंक्शन से एक शाखा खैबरोव्स्क होकर तो दूसरी चोंगचून होकर व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचती है।
संघ प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, आर्लिंगटन से होकर प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर से जोड़ा जाता है। इस मार्ग द्वारा अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी का निर्यात किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर स्थित पर्थ से शुरू होकर कालगुरली, बोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा होता हुआ पूर्वी तट पर स्थित सिडनी तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, यह रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से शुरू होकर स्ट्रैसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक जाता है। इस संपूर्ण यात्रा को जल मार्ग द्वारा तय करने में 10 दिन लगते थे, जो इस रेल मार्ग द्वारा 96 घंटे में, कितने घंटे में? 96 घंटे में पूरा हो जाता है। इस रेल मार्ग से पनीर, मांस, जई, शराब, फल, मशीन आदि का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, विश्व व्यापार में स्वेज नहर के महत्व की विवेचना कीजिए। स्वेज नहर का महत्व वर्णन करना है तो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मानव निर्मित जलमार्ग कौन सा है? स्वेज नहर। रिकॉर्ड स्तर पर यातायात, अभूतपूर्व आय पैदा कर रहा है। यह कैसा रेल है? यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध क्या है? मानव निर्मित जल मार्ग, जो कहा जाए तो आय की दृष्टिकोण से, यातायात की दृष्टि से अपना एक अभूतपूर्व योगदान दे रहा है, जिससे इस महत्वपूर्ण इसकी महत्ता को देखकर इसे आर्थिक जीवन रेखा का और क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इससे इस क्षेत्र में आर्थिक जीवन रेखा का क्या हो रहा है? विकास बढ़ रहा है। 1869 में स्वेज नहर के उद्घाटन ने वैश्विक व्यापार को तुरंत बदल दिया, जिससे जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाए बिना उत्तरी अटलांटिक से हिंद महासागर तक जाने में मदद मिली। जलमार्ग तेजी से विश्व व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। विश्व व्यापार के 10वें हिस्से के पारगमन के लिए जिम्मेदार बना हुआ है। स्वेज नहर प्राधिकरण के अनुसार नहर ने 2021 में रिकॉर्ड $6.3 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया था, खींचा था। यह वृत्त स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र की भविष्य की सफलता की ओर इशारा करती है, जो मिस्र सरकार का एक मोगा प्रोजेक्ट है, जिससे प्रसिद्ध चैनल की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ रही है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह पशुओं से संबंधित उत्पाद यहाँ स्वेज नहर पर, यहाँ पर पशुओं से संबंधित भी काफी उत्पाद होते हैं, अर्थात पशुओं से संबंधित उत्पाद यहाँ प्रमुख हैं। साइबेरियन के सभी बड़े नगर इस रेल मार्ग पर स्थित हैं। यह वर्तमान समय में इसका विस्तार लेनिनग्राड तक हो गया है। ओमस्क से पूर्व में चीता जंक्शन से एक शाखा खैबरोवस्क होकर तो दूसरी चोंगचियून होकर व्लादिवोस्टोक तक पहुंचती है। संघ प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को
क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन से होकर प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर से जोड़ देता है। इस मार्ग द्वारा अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी का निर्यात किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर स्थित पर्थ से शुरू होकर कालगुरली, बोकन हिल, पोर्ट ऑगस्टा होते हुए पूर्वी तट पर ओरिएंटल सिडनी तक जाता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस यह रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से शुरू होकर स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड होता हुआ इस्तांबुल तक जाता है। इस संपूर्ण यात्रा को जल मार्ग द्वारा तय करने में 10 दिन लगते थे, जो इस रेल मार्ग द्वारा 96 घंटे में पूरा हो जाता है। इस रेल मार्ग से पनीर, मांस, जई, शराब आदि यहां पर फिर से देखें जरा, स्वेज नहर पहले से ही वैश्विक व्यापार पर 12% संभालती है और हर साल 18,000 जल जहाज इस चैनल से गुजरते हैं। इस यातायात की क्षमता को अधिकतम करने के लिए स्वेज नहर को 2015 में लॉन्च किया गया था। स्वेज नहर को कब? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। एहिया कहते हैं व्यापार हर साल पर होने वाले जहाज़ों की संख्या को भुनाने के लिए नहर के आसपास रसद और आर्थिक क्षेत्र विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण। स्वेज नहर न केवल पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का प्रवेश द्वार है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण रसद केंद्र भी है जो अफ्रीकी महाद्वीप और उससे आगे की सेवा करता है। मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री डॉक्टर रनिया एल मसात कहती हैं कि यह यहाँ औद्योगिकरण करने और फिर अफ्रीका को निर्यात करने का एक बहुत ही आशाजनक अवसर है। यह निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशकों के लिए एक आमंत्रित परियोजना है। राजनीतिक रूप से पूर्वी पोर्ट सईद, कांटरा, पूर्वी इस्माइलिया और ऐन सोखना में नहर के साथ साथ उत्तर से दक्षिण तक स्थित है। स्वेज नहर के जनरल अथॉरिटी के अध्यक्ष वालिद गमाल अल दीन बताते हैं कि हर एक क्षेत्र अलग है और उनका स्थान उनकी सुंदरता है, क्योंकि हर कोई अपने अंतिम बाजार पर निर्भर करता है। यदि यूरोप और अमेरिका का निर्यात करते हैं, यदि यूरोप और अमेरिका को निर्यात करते हैं तो ईस्ट पोर्ट सईद में स्थित होना बेहतर है, जबकि एशिया अफ्रीका को लक्षित करने वाले निवेशकों के लिए ऐन सोखना में स्थित होना बेहतर है। जोन के भीतर प्रत्येक हब चयनित औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित है। ईस्ट पोर्ट साइड को फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमेटिव पार्ट्स के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि ऐन सोखना पेट्रोकेमिकल, सिरेमिक और उर्वरक सहित भारी उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं। कंटारा एसएमई और कृषि व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करता है, जबकि मालिया को उच्च तकनीकी अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के लिए प्रौद्योगिकी घाटी कहा जाता है। जहाज, ईंधन, बंकरिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर सहित कुल मिलाकर 15 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। हमने बाजार का अध्ययन किया है, जकी कहते हैं कि हमने दुनिया की जरूरतों का अध्ययन किया है। कौन कह रहे हैं? जकी महोदय इस चीज को कह रहे हैं कि हमने दुनिया की जरूरतों का अध्ययन किया है। स्वेज नहर में 6 बंदरगाह, स्वेज नहर के अंतर्गत 6 बंदरगाह विकास के मुख्य दौर से गुजर रहे हैं। 3 भूमध्य सागरीय तट पर हैं,
ईस्ट पोर्ट सहित जो ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग निर्माण और कपड़ा सहित कई भी निर्माण गतिविधियों की सेवा देता है। मुख्य रूप से शिपिंग दिग्गज मेसर द्वारा संचालित है। 2020 में दुनिया भर में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बंदरगाहों में से एक था। बेस्ट पोर्ट सहित मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह सालाना अगर देखा जाए तो इनका 8.7 मिलियन टन बहुउद्देशीय कार्गो संभालता है यह बंदरगाह। अल अरिश पोर्ट ड्राई बल्क, सामान्य कार्गो और कृषि उत्पाद में विशेषज्ञता रखता है। एक 40 एकड़ की साइट है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित किया जा रहा है, जो तेल और गैस कंपनियों के लिए सेवाओं पर केंद्रित है। अदाबिया पोर्ट ड्राई बल्क, लिक्विड बल्ब और कार्गो को संभालता है। ऐन सोखना, जहां घाट की दीवारों और रसद क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। 2023 में विकास कार्य पूरा होने पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित बंदरगाह अफ्रीका की सेवा कर रहा है और अंतर्देशीय मिस्र का प्रवेश द्वार है। सुएज नहर पहले से ही 250 परिचालन उद्यमों का गृह है। निवेशकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन के साथ साथ इसका लक्ष्य 2030 तक 1 मिलियन अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करना है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कब तक? 2030 तक अच्छा गुणवत्ता वाली नौकरियां प्रदान करना है। मिस्र सरकार वित्तीय प्रोत्साहन की एक श्रृंखला के साथ सुएज नहर में निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है, विशेष रूप से सीमा शुल्क पर छूट और स्थानीय बाजार या विदेशी आयात करते समय क्षेत्र के अंदर शून्य वैट दर। आर्थिक क्षेत्र से स्थानीय बाजार से निर्यात किए जाने वाले माल पर 14% दर लागू होती है। कितने परसेंट? 14% यहां वैट लागू किया जाता है। अल मसाद के अनुसार सरकार के गतिशील दृष्टिकोण ने सुनिश्चित किया है कि सुएज नहर और अन्य प्रमुख विकास परियोजनाएं निजी निवेशकों के साथ साथ प्रभावी ढंग से साझेदारी करें। निजी क्षेत्र की भागीदारी से मिस्र के लोगों के लिए लाभ स्पष्ट है। सुएज नहर पहले ही 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर दिए हैं। गमाल एल्दीन कहते हैं कि यह संख्या नाटकीय रूप से बड़ी है और भविष्य में भी बढ़ेगी। सुएज नहर और समग्र रूप से मिस्र में एक बहुत देखा जाए तो मिस्र में एक बहुत ही प्रतिभाशाली कार्य बल है जो निवेशकों को काम करने में सक्षम बनाता है और हमारे पास आवश्यकता अतिरिक्त कौशल के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी है। मिस्र को वैश्विक व्यापार के केंद्र में रखते हुए सुएज नहर महाद्वीप को जोड़ता है और नए निवेशकों के अवसर पैदा करता है। जकी कहते हैं कि सुएज नहर मिस्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके दिल में है, दिमाग में है। लोग इसे एक सपने के रूप में देखते हैं जो निकट भविष्य में साकार होगा और मिस्र के सकल घरेलू उत्पाद के लिए उपयोगी होगा। अब यह सपना मजबूत और निरंतर आर्थिक विकास के रूप में साकार हो रहा है। अब इस पर जो कार्य किए गए हैं इसे हमारे जो थे व्यवस्थाएं साकार की जा रही हैं। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।